हूं माइक पांडे और इस वक्त मैं श्रीनगर से 50 किलोमीटर दूर वुलर झील के पास खड़ा हूं। वुलर झील एशिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। 60 साल पहले ये 202 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग पर छाई हुई थी, पर आज ये सिकुड़ कर सिर्फ 70-75 किलोमीटर रह गई है। झील ही नहीं, लाखों लोग जो इस पर निर्भर करते हैं, उनका भी अस्तित्व खतरे में है। आज अर्थ मैटर्स में हम करीबी से देखते हैं वो मुद्दे जो इस झील को घेरे हुए हैं। वूलर लेक एशिया में ताजे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक और भारत की सबसे विशाल झील है। ये झील भारत के 6 ऐसे वेटलैंड्स में से एक है जिन्हें रैमसर साइट यानी पृथ्वी की विरासत होने का दर्जा दिया गया है। यह झील श्रीनगर शहर से 34 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में 1530 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहा जाता है कि कभी यह झील करीब 200 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैली थी। वूलर लेक उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी ओर से ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी है। इसका बेसिन कछार वाले एक कुदरती इलाके का निर्माण करता है। झेलम नदी और इसकी कई सहायक नदियां अपना पानी वूलर झील के हवाले कर देती हैं। झेलम का बेसिन 12,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक इलाके में फैला है, जिसमें से 6 वाटरशेड ड्रेन सीधे झील में गिरते हैं। कश्मीर का यह वेटलैंड मछलियों के लिए एक महत्वपूर्ण कुदरती प्रवास है और यहां परिंदों की खासी तादाद मौजूद रहती है। मध्य एशिया और दूर दराज साइबेरिया से आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए सर्दियों के दौरान ये एक पसंदीदा आशियाना है। जो जरूरी प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं उनमें मुख्य है बार हेडेड गीज, मलाड और अन्य कई सारी प्रजातियाँ। और यहाँ कश्मीर में चाकव, कार्प, नर और अन्य कई पक्षी आते हैं। इस झील की लंबाई करीब 16 किलोमीटर और चौड़ाई 8 किलोमीटर है तथा ये 31 गांवों से घिरी है। इस झील के इर्द गिर्द की पहाड़ियों में खाना बदोश मूल वाले 26 गांव बसे हुए हैं। ये स्थानीय समुदाय अपनी रोजी के लिए इस झील और इसके संसाधनों पर निर्भर करते हैं। वूलर झील में मछलियों की भरमार है और राज्य में इस झील से सबसे ज्यादा मछलियां मिलती हैं। ये राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और झील के इर्द गिर्द रहने वाले हजारों परिवारों की रोजी रोटी का स्रोत भी है। जम्मू कश्मीर में होने वाले मछलियों के कुल उत्पादन में इस झील का अंशदान 23 से 26% रहता है। झील में करीब 6 महीने से भी ज्यादा मछलियां पकड़ी जाती हैं, पहले मार्च से जून तक और फिर अक्टूबर से दिसंबर तक। सबसे बड़ी तादाद में मछलियां गर्मियों के महीनों में मिलती हैं। इस वेटलैंड से वाटर चेस्टनट्स के जरिए भी राज्य सरकार को काफी राजस्व मिलता है, जो झील वाले इलाके में बहुतायत से उगता है। वाटर चेस्टनट और निलंबियम को स्थानीय तौर पर सिंघाड़ा कहते हैं और यही यहां सबसे ज्यादा मिलते हैं। वाटर चेस्टनट यानी सिंघाड़ा स्थानीय समुदायों के आहार का एक प्रमुख जरिया है और यह झील के लगभग 22 वर्ग किलोमीटर इलाके में उगता है, यानी झील में उगने वाले पौधों का करीब 50% हिस्सा। इस पौधे को पारंपरिक तौर पर कश्मीरी लोग अपने लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब इसे आसपास के शहरों में ले जाकर बेचा भी जाता है, जिससे स्थानीय समुदायों के लिए राजस्व पैदा होता है। आसपास मौजूद किनारों और कम ऊंचाई वाले इलाकों का इस्तेमाल धान,
विलो और फलों के पेड़ों की खेती के लिए किया जाता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय महत्व की ये झील आज दबाव और खतरा झेल रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये झील कभी 200 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैली हुई थी, लेकिन अब ये सिकुड़कर सिर्फ केवल 60 वर्ग किलोमीटर में ही रह गई है। इसकी सबसे ज्यादा गहराई सिर्फ 6 मीटर है और ये लगातार उथली होती जा रही है। अगर इस सिलसिले को रोका न गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं और ये झील हमेशा के लिए गायब भी हो सकती है। इसके लिए जो कारण जिम्मेदार हैं वो इंसान के बनाए हुए हैं। बेतरतीब विकास और जंगलात की कटाई इस पर अपना खराब असर डाल रही है। कछार वाले इलाकों के साथ साथ झेलम का पूरा बेसिन बहुत बुरी हालत में है। इसके कारण भारी तादाद में गाद वूलर में पहुंचकर इसके सिकुड़ने की वजह बन रही है और पानी की गहराई भी घट रही है। श्रीनगर शहर और सोपोर, बांदीपुर और बारामूला से सीवेज की भारी तादाद सीधे झील में पहुंचती है, जिससे यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया में इजाफा होता है और उससे फिशरीज की बढ़वार और विकास बुरी तरह प्रभावित होते हैं। वूलर लेक के पेड़ पौधे झील की पर्यावरण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो पर्यावरण के नजरिए से और आर्थिक दृष्टि से भी फायदे मुहैया कराता है। झील वाले इलाके के अंदर रहने वाले समुदाय कई उद्देश्यों के लिए पानी में उगने वाले इन पौधों का इस्तेमाल करते रहे हैं, खासकर भोजन और चारे के लिए। खेतों से बहने वाले रसायनों की वजह से जलीय पौधों और खरपतवार की बेरोक टोक बढ़वार हुई है। अजोला और एलिगेटर वीड्स जैसी प्रजातियों की घनी बढ़वार ने झील का दम घोट दिया है। इससे पानी के बहाव और पर्यावरणीय और आर्थिक फायदों को मुहैया कराने की इसकी संभावना को घटाया है। खेतों में किसान रसायनों और कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं और बागवान भी फंगस वगैरह को दूर करने के लिए रसायन छिड़कते हैं। ये सब चीजें सीधे ही झील में पहुंच जाती हैं। बागानों से निकलने वाले सूक्ष्म कणों ने इस जल क्षेत्र में पहुंचने वाले पोषक तत्वों की रफ्तार और तेज कर दी है, जिससे पानी की गुणवत्ता गिरती जा रही है। विलो को लगाने से यहां संतुलन और गड़बड़ा गया है और इससे वेटलैंड की हाइड्रोलॉजिकल प्रक्रियाएं बदल गई हैं। इन बागानों को विभिन्न सरकारी विभागों ने राज्य की जलावन की लकड़ी संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए लगाया था। ये बागान झेलम नदी के गाद वाले पानी में अवरोधों की भूमिका निभाते हैं, जिससे ये तलछट झील में पहुंच जाती है। इससे झील की पानी की क्षमता कई गुना घट जाती है। ये एस्टिमेट किया है कि 22 लाख ट्रीज लेक के अंदर ग्रो कर रहे हैं, तो उनको हम रिमूव करेंगे जिससे इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए। कैचमेंट एरिया जो 1144 स्क्वायर किलोमीटर डायरेक्टली वूलर लेक में ड्रेन करता है, उसमें एफॉरेस्टेशन वर्क, स्मॉल इंजीनियरिंग वर्क्स, ताकि सिल्ट लोड कम हो सके। मरे हुए जानवरों के पिंजर सीधे ही झेलम नदी में फेंक दिए जाते हैं, जो वूलर झील में इकट्ठे होकर सेहत के लिए खतरा पैदा कर देते हैं। अपनी लोकेशन की वजह से इस झील में पूरे बेसिन का गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है। इसमें घरेलू और ठोस इंसानी कचरे के अलावा खेतों से निकलने वाला पानी और उद्योग धंधों से निकलने वाला गंदा पानी भी होता है। इससे झील का पानी काला हो गया है और ये बेहद प्रदूषित है। वूलर लेक की समस्याएं बहुत हैं, खतरे भी बहुत हैं। पोल्यूशन, एंक्रोचमेंट और प्लांटेशंस, कुछ समझी में कुछ ना समझी में यहाँ लाखों पेड़ 40-50 साल पहले लगा दिए गए थे और ये हर रोज़ लाखों लीटर पानी
सोखते हैं और उनको ज़ाया कर देते हैं। इनको हटाना बहुत ज़रूरी है अगर हम वुलर लेक को बचाना चाहते हैं। सरकार ने कई एक योजनाएं शुरू कर दी हैं और क्लियरेंस ऑफ दीज प्लांटेशंस, इनको हटाने के लिए काम जारी है। अंदाजों से खुलासा होता है कि झील के किनारे पर बसे गांवों के 42% से भी ज्यादा परिवार अपने घरेलू काम के लिए इसी झील का पानी लेते हैं, जिससे वो जल जनित बीमारियों और संक्रमणों के शिकार हो जाते हैं। बीते बरसों के दौरान जल जनित बीमारियों, पैदाइशी खामियों और किडनी और लीवर के रोगों के मामलों में धीरे धीरे बढ़वार होती देखी गई है। ज्यादातर परिवारों में सांस और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल गड़बड़ियां तथा बच्चों में दमे की शिकायत आम होती जा रही है। पर्याप्त सफाई और पीने के साफ पानी की गैर मौजूदगी की वजह से सेहत के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। भारी धातुएं, रासायनिक कचरा और खेतों से बहने वाला पानी इस इलाके में मानसिक और न्यूरोलॉजिकल गड़बड़ियों के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार है। जहाँ तक वुलर्स के पानी के इस्तेमाल से पैदाशुदा बीमारियों का ताल्लुक़ है, उनमें सरफ़हरिस्त हम ये कहेंगे कि जो वायरल बीमारियों का लोड है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, रोटावायरस, डायरिया, वो बहुत ही कॉमन है और डिसेंट्री इससे होती है। और एस्केरियासिस का खास कर जिक्र करना चाहता हूँ मैं, कश्मीर में बहुत ही आम है और इस गंदे पानी का भी इसमें रोल है। जब कंटेमिनेटेड पानी चाहे वुलर का हो, चाहे डल का हो या चाहे जो पानी में इस्तेमाल करें तो उससे ये बीमारियाँ फैलती हैं। इसके अलावा पिछले साल अचानक ही चेस्टनट के पौधों की उपज में गिरावट आ गई। ये झील के इर्द गिर्द रहने वाले हजारों परिवारों की रोजी का एक मुख्य स्रोत है। चेस्टनट की उपज लेने वालों का दावा है कि इसके लिए झील के पानी में प्रदूषण का बढ़ता स्तर जिम्मेदार है। तकाजा है वक्त का कि अवाम में बेदारी मुहिम पैदा की जाए, उन लोगों तक सही पैगाम पहुंचाया जाए कि पानी को सही तरीके से इस्तेमाल करें। अगर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ वाटर हो तो वो इस्तेमाल करना चाहिए या पानी को बॉयल करके या फिल्टर करके ही इस्तेमाल करें। प्रदूषण के बढ़ते स्तर और हर गुजरते साल के साथ चेस्टनट के घटते उत्पादन के कारण इंसान और प्रकृति के बीच जो आपसी निर्भरता थी, उसके लिए खतरा पैदा हो गया है। झील आज एक और बड़ा खतरा झेल रही है। ये गाद जमने की वजह से है। सूखी खेती वाली जमीन का करीब 30% हिस्सा गंभीर कटाव का खतरा झेल रहा है, क्योंकि इसे किनारों पर से भी जोता जा रहा है। इसकी वजह से नालियां बन गई हैं, जिनसे हर साल झील में काफी तलछट पहुंच रही है और इससे झील की गहराई कम होकर उसका आकार सिकुड़ता जा रहा है। अर्थ मैटर्स की टीम ने इस झील का दौरा किया। जब कार वुलर झील के किनारों पर, खासकर बांदीपुर श्रीनगर सड़क पर पहुंची, तो टीम को यहां बड़े स्तर पर खनन का काम होता नजर आया। इस सफर के दौरान वहां 60 से 70 जगहों पर पत्थर की खुदाई होने का पता चला। ये क्वेरीज इस पूरे इलाके में चल रही हैं और इनकी वजह से ढेर से पत्थर और गाद झील में समा जाते हैं और उसकी गहराई कम होती जा रही है। झील के कछार वाले इलाके में चरागाह और हरे इलाके मौजूद हैं, जो कश्मीर की उप खाना बदोश जनजातियों के मवेशियों के चराई वाले प्रमुख इलाके हैं। ये इलाका दूर से तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नजदीक आने पर पता चलता है कि यहाँ पर्यावरण से जुड़ा एक बड़ा हादसा बस जैसे होने को ही है। इन चरागाहों में हजारों मवेशी चरते रहते हैं और उनकी हद से ज्यादा चराई की वजह से झील के आसपास के इलाके बदहाल हो जाते हैं और इस तरह इस झील का भूदृश्य हमेशा के लिए बदलता जा रहा है। इसके अलावा मौसम की उपयुक्त स्थितियों
और गीली मिट्टी की वजह से मवेशियों के गोबर में मौजूद बीज उगने लगते हैं, जो अलग अलग इलाकों से यहां पहुंच जाते हैं। इससे खरपतवार और पौधों की बहुत सी हमलावर किस्में खूब बढ़ती और फैलती हैं। ये स्थानीय पौधों की प्रजातियों के लिए एक सीधा खतरा है और इससे चारे की उपलब्धता में भी कमी आई है। लेकिन इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि कुछ लोग झील के बड़े इलाकों को गैर कानूनी तरीके से अपने कब्जे में लेने के लिए झील में मिट्टी डाल देते हैं ताकि बागान लगाए जा सकें और खेती की जा सके। इससे वूलर झील पर बहुत विपरीत असर पड़ रहा है। ये पानी के ज्यादा बहाव और उस बहाव को नियंत्रित करने की वेटलैंड्स की घटी हुई क्षमता के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, जिससे लाखों लोगों, पानी में रहने वाले जीवों और इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो रहा है। इसके नतीजे साफ नजर आ रहे हैं। इस झील की पानी को थामने की क्षमता पिछले 3 दशकों में 20% घट गई है। झील के लगातार बदहाल होने से चिंतित डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड रिमोट सेंसिंग ने मानसबल एंड वूलर डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन राज्य सरकार ने इस मकसद से किया था ताकि इस महत्वपूर्ण और नाजुक वेटलैंड पर्यावरण प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करके इसे ठीक से संभाला जाए। लक्ष्य था प्राकृतिक संसाधनों के वहनीय इस्तेमाल को मुमकिन बनाना और कश्मीर घाटी की इस जीवन रेखा को एक नई जिंदगी देना, जिसका नाम है वूलर झील। चुनौतियां कई हैं, ये बहुआयामी हैं और आपस में जुड़ी हैं। आबादी बढ़ती जा रही है और तेजी से घटते संसाधनों पर और ज्यादा दबाव पड़ रहा है। ऐसे में इस बात की फौरन जरूरत है कि उस झील को इसके अधिकतम स्तर तक बहाल किया जाए और इस सिकुड़ती हुई लेक की सेहत को फिर से बेहतर बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। मछलियों की फार्मिंग और हैचरीज के निर्माण को बढ़ावा देना होगा। इससे फिशरीज में वृद्धि होगी और झील पर से दबाव काफी हद तक घटेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ये जरूरी है कि झील के बचाव से जुड़े कार्यक्रमों को बनाने और उन्हें अमल में लाने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ हिस्सेदारी की जाए। चुनौती है वेटलैंड पर्यावरण प्रणालियों को उनकी समृद्ध जैव विविधता के साथ बचाना और उन समुदायों को वहनीय आर्थिक फायदे मुहैया कराना जो अपनी रोजी रोटी के लिए इन संसाधनों पर निर्भर करते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि अगर झील वाले इलाके से विलो प्लांटेशन को हटा दिया जाए तो उससे खुले पानी वाले इलाके में कम से कम 20 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि होगी और पानी का स्तर भी 1 मीटर तक बढ़ जाएगा। इससे इस झील की फिशरीज में फिर से जान डालने में मदद मिलेगी। झील से गाद निकालने के लिए ड्रेजिंग की मदद लेनी होगी। डल लेक में इस्तेमाल किए गए ड्रेजर काफी हद तक कामयाब रहे हैं। हर साल झील की सफाई करने और इसके आसपास वाले वन क्षेत्रों को बहाल करने की फौरन जरूरत है। इससे गाद के झील में बहकर आने की रफ्तार धीमी हो जाएगी। इससे हम झील में फिर से जान डाल पाएंगे, इसके संसाधनों को फिर से बहाल कर पाएंगे और स्थानीय समुदायों की रोजी रोटी को कायम रखने में मदद कर पाएंगे। अतिक्रमण करने वालों और गैर कानूनी तरीके से खुदाई करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई फौरन किए जाने की जरूरत है। झील के आसपास के इलाकों को और बर्बाद होने से बचाया जा सके। कोई भी प्रोग्राम जो है जब तक लोकल पॉपुलेशन को इसमें शमूलियत नहीं की जाती तब तक कामयाब नहीं हो सकता है। इसके लिए हमने इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट में प्रोविज़न रखा है, अवेयरनेस का, इको रैलीज़ का, नेचर कैंप्स का, और इसके अलावा जो सैनिटेशन का प्रोग्राम है ये भी एक तरीके का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है कि जिससे लोगों को थोड़ा सा सहूलियत मिले। और एनवायरमेंटली कॉन्शियस करना है इनमें।
हमारे कॉलेजों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में इसके सेमिनार हो और लोगों को, हमारे स्टूडेंटों को वाटर बॉडीज़ में लेना चाहे और उनको इनकी पास्ट हिस्ट्री भी बतानी थी कि ये कैसे थे और आज भी बताना है कि आज कैसे हैं। वूलर झील खास तौर पर इस इलाके में रहने वाले लोगों की जीवन रेखा है। वूलर झील और इसके कछार वाले इलाकों को बचाकर और समय पर हस्तक्षेप करके उन लोगों के भविष्य को सुरक्षित बनाया जा सकता है जो इस झील पर निर्भर हैं, और उस पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है जिसे ये कायम रखे हुए हैं। वूलर लेक एशिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और आज हमने करीबी से देखा कई मुद्दे, कई इश्यूज जो इसे घेरे हुए हैं, पर सबसे अहम, सबसे चिंताजनक है एंक्रोचमेंट और पोल्यूशन। यहाँ जो बस्तियाँ हैं, यहाँ के लोग जो यहाँ रहते हैं, कई लोग बीमार भी हैं। कारण वाटर पोल्यूशन, यहाँ का मल मूत्र सब पानी में जाता है और इससे पानी तो प्रभावित है ही, जानवर, यहाँ की सब्जियाँ, लोग बाग सब प्रभावित हैं और ये बहुत ही एक सीरियस इशू है। इसे सुलझाना बहुत ज़रूरी है। जान है तो जहान है। तो आज का हमारा सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई जगह, एक नए मुद्दे को लेकर और एक नए सफ़र पर। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं, लेकिन भूलिएगा मत, अपने ख़त, अपने सुझाव हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। हमें आपके ख़तों का इंतज़ार रहता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।